नरेंद्र मोदी ने आज अपने नाम का मतलब समझाया है। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी का मतलब है 24x7 फॉर 2047। तो क्या मोदी 24 ही नहीं, 29 ही नहीं, 29 से आगे की सोच रहे हैं? अगर हां तो मोदी इसके लिए क्या कर रहे हैं? 24 में मोदी का इमीडिएट गोल क्या है? 400 के पार जाना। लेकिन मोदी विरोधी गुट अब एक नया हथकंडा लेकर आया है। राहुल, अखिलेश, ममता और दूसरे विरोधी भी मान चुके हैं वो मोदी को हरा नहीं सकते, इसीलिए वो मोदी को किसी तरह 400 के पार जाने से रोकना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना जो मैनिफेस्टो लेकर आई है वो इसका पहला स्टेप है और आज उस स्टेप की दूसरी झलक जयपुर में दिख गई, जहां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे ने मोदी पर अटैक किया। तो तेलंगाना में राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो वाला पर्चा दिखा दिया। इस मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है कि आज मोदी को भी इसका जिक्र करके कहना पड़ा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले रास्ते पर चल रही है, देश को पीछे ले जाने वाले अप्रोच पर चल रही है। आज मोदी की 2 रैलियां हुई, एक सहारनपुर में, एक अजमेर में। गाजियाबाद में मोदी का रोड शो भी हुआ। मगर सबसे ज्यादा चर्चा मोदी की मुस्लिम लीग वाली थ्योरी और मोदी विरोधियों की नई स्ट्रैटेजी की हुई। क्या है ये थ्योरी और क्या है इंडी गुट की मोदी को रोकने वाली नई स्ट्रैटेजी? इस रिपोर्ट से समझिए। 24 के चुनाव का पहला सबसे बड़ा नारा अब की बार 400 पार। दूसरा सबसे बड़ा नारा 4 जून 400 पार। नारा देने वाला कौन? एक लीडर यानी नरेंद्र मोदी। उस नारे को सुनने वाले कौन? मोदी के फॉलोअर्स। ऐसा स्लोगन जिसके आगे किसी और का स्लोगन न टिक पा रहा है, न चिपक पा रहा है, ना ही पब्लिक के बीच हिट हो पा रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है। एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मोदी का ये एक ऐसा नारा है जिसके आगे न राहुल का हाथ बदलेगा हालात रफ्तार पकड़ रहा है, न अखिलेश का 80 हराओ भाजपा हटाओ और पीडीए ही एनडीए को हराएगा वाला स्लोगन पब्लिक में ट्रेंड कर रहा है, और ना ही ममता बनर्जी का गली गली में गर्जन, बीजेपी का विसर्जन वाला वर्जन ही गर्जन कर रहा है। 24 में नारा तो 40 पार वाला ही चल रहा है, बाकी सब के सब किनारे हो चुके हैं। मोदी की गिनती ही 400 से शुरू हो रही है। पूरी स्टोरी ही अब 400 पे आकर टिकी है। 400 यानी बहुमत के 272 से 128 सीटों का एडिशन। इंडी गुट 272 तो छोड़िए, ट्रिपल डिजिट टच करने में भी स्ट्रगल कर रहा है। 100 के नीचे जाता दिख रहा है। मोदी 400 तक पहुंच रहे हैं। विरोधी पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए अब विरोधियों का फोकस मोदी को हराने पर नहीं, मोदी की सीटें घटाने पर है। यकीन नहीं होता तो इन शब्दों को गौर से पढ़िए। मोदी विरोधी इंडी गुट का गेम प्लान समझिए। उनके टारगेट पर अब मोदी नहीं, मोदी की बढ़ती हुई सीटें हैं। हर लाइन में मोदी सरकार फिट करके 400 के रास्ते में अड़ंगा डालने की प्लानिंग है। मोदी को झूठा बताने वाली जो स्क्रिप्ट विरोधी लिख रहे हैं। मोदी का गुब्बारा फट गया। विरोधियों की टाइमलाइन पर इस तरह के जो पोस्ट घूम रहे हैं, ये कुछ और नहीं, इंडी गुट की टैक्टिक्स हैं, जिस पर मोदी को 400 से नीचे लाने वाली स्क्रिप्टिंग है। और मोदी को विरोधियों के इस टैक्टिक का अंदाजा अच्छी तरह से है। मोदी जानते हैं विरोधी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना गेम प्लान रेडी करके बैठ चुके हैं। मोदी के उस गेम प्लान को आगे डिकोड करेंगे। पहले उनका ये बयान सुनिए। ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है।
अब सवाल है मोदी को 400 लाने के लिए क्या क्या मंत्र पढ़ने पड़ रहे हैं। मोदी के लिए कौन सा मंत्र काम कर रहा है, इसका जवाब इन 5 तस्वीरों से समझिए। पहले चरण की वोटिंग से 13 दिन पहले अलग अलग लोकेशन पर मोदी और कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर हुई। मोदी ने सहारनपुर, अजमेर और गाजियाबाद में मोर्चा संभाला तो राहुल ने तेलंगाना में अपना न्याय पत्र निकाला। सोनिया गांधी, खड़गे और प्रियंका ने जयपुर में माहौल बनाया। मोदी की बात करने से पहले कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो की सेकंड लॉन्चिंग वाले दिन भी मोदी को ही फायदा पहुंचाया, मोदी का ही नंबर बढ़ाया। कैसे, यह समझने के लिए कुछ सैंपल्स देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मोदी को टारगेट करने में इतने बिजी थे कि मोदी को झूठों का सरदार तो कहा ही, लगे हाथों धारा 370 को धारा 371 बोल बैठे। क्या आकर कह रहे, मैंने 371 को मैंने 371 को निकाल दिया। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। सारी पार्टियों के जितने प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी एक सेल्फ गोल किया। केंद्र में खाली पदों को भरने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि वीडियो वायरल हो गया। ऊपर से उन्होंने मोदी पर ही टारगेटेड अटैक किया। केंद्र में 30 लाख जो खाली पद भरे हैं, पड़े हैं, उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुंदर के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं। तो यही दिख रहा है आपको। रही बात सोनिया गांधी की, तो वो एक स्टेप और आगे चली गई और मोदी के खिलाफ बोलते बोलते, मोदी को तानाशाह कहते कहते भारत माता के चीरहरण वाली ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी जिससे 24 में कांग्रेस की सीटें अपने आप घट गई। गौर से सुनिएगा। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। लोकतंत्र का चीरहरण वाला यह शब्द गांधी परिवार पर 24 में कैसे भारी पड़ेगा, इसे कुछ फैक्ट से समझते हैं। और इसके लिए आपको कहीं और नहीं, 24 के लिए लाए गए कांग्रेस के न्याय पत्र को डिकोड करना होगा। 2019 में कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लेकर आई थी, उसका कवर पेज और 2024 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कवर पेज, दोनों में एक चीज कॉमन है। दोनों के कवर पेज पर राहुल हैं। 19 और 24 दोनों ही मैनिफेस्टो के अंदर वही तुष्टिकरण वाली बातें हैं। और इसका ताजा उदाहरण यह है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में 15 बार माइनॉरिटीज शब्द का जिक्र है। अल्पसंख्यकों पर खास फोकस है, हिंदुओं का जिक्र तक नहीं है। सोनिया गांधी कहती हैं कि अगर 24 में मोदी आ गए तो तानाशाही आ जाएगी, मोदी संविधान को बदल देंगे, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में 41 ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए संविधान में बदलाव करना होगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से क्लियर है कि अगर उसकी सत्ता में वापसी हुई तो वो मुस्लिम महिलाओं के हक में लाए गए ट्रिपल तलाक कानून को हटाने की दिशा में आगे बढ़ेगी, कश्मीर में धारा 370 को रिस्टोर करेगी, शरिया कानून की वकालत करेगी। अब आप खुद सोचिए, संविधान कौन बदलना चाहता है? राहुल वायनाड में नामांकन वाले दिन कैमरे पर मुस्लिम लीग का झंडा दिखाने से बचते हैं, 19 वाली गलती दोहराने से बचते हैं। मगर उन्हीं राहुल की पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग वाली छाप साफ साफ नजर आती है और मोदी इसे सहारनपुर से लेकर अजमेर तक बड़ा मुद्दा बना देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई
कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। तुष्टीकरण के दम पर 24 में सीटें जीतने वाली ये सोच यूपी में भी दिखाई देती है। जब अखिलेश मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं और आजमगढ़ की अपनी पारिवारिक सीटें बचाने के लिए मुसलमानों के बीच जाकर दुहाइयां मांगते हैं। मुस्लिम वोट बैंक वाली यही सोच, यही अप्रोच कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखाई पड़ती है, कांग्रेस के नेताओं की बातों से भी झलकती है। इसका घोषणा पत्र है, ये तुष्टीकरण का घोषणा पत्र है। लोग कोई नहीं चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक फिर आए, कोई नहीं चाहते कि बाल विवाह दोबारा हो आना चाहिए, कोई नहीं चाहते है कि एक ही लोग 2-3 शादी करे। कोई हिंदुस्तान का ना हिंदू चाहते हैं ना मुसलमान चाहते हैं। कांग्रेस का लोग ही ये सोच लाते हैं, समाज को उनको बांटना है और समाज को बांट के वो लोग को सत्ता लाना है, सत्ता में आना है। कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो राजनीति है, इसको हम लोग निंदा करता हूँ। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। यूपी के 2 लड़के 2017 में साथ आए थे, अब 2024 में साथ आए हैं। मुस्लिम वोट के सहारे दोनों मोदी को 400 के भीतर रोकना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो दोनों की हालत ऐसी है कि कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली तक में कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे और समाजवादी पार्टी को हर दिन अलग अलग लोकेशन से अपने ही कैंडिडेट्स बदलने पड़ रहे हैं। यानी यूपी वाले 2 लड़कों की जोड़ी टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश कर चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। मोदी ने यही लाइन दी है। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का
दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सवाल है कि मुसलमानों को लेकर मोदी क्या कर रहे हैं? जवाब है, मोदी के परिवार में मुसलमान भी हैं। मोदी को पता है कि बगैर मुस्लिम वोटर्स के 400 के पार का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। इसलिए इन दिनों उनका खास फोकस भी मुसलमानों पर है, मगर इसमें तुष्टीकरण नहीं, मोदी की फ्यूचर सेंट्रिक अप्रोच है। सहारनपुर में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, अजमेर में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। मोदी ने इन दोनों लोकेशन पर जाकर मुस्लिम समुदाय को एड्रेस किया और इसके दो मकसद थे। नंबर 1, मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पार्टी की रीच बढ़ाना और नंबर 2, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाली अप्रोच से मुस्लिम वर्ग को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को सावधान करना। देश का मुस्लिम वर्ग भी धीरे धीरे समझ रहा है कि कैसे मोदी विरोधी उन्हें बहका रहे हैं, जबकि मोदी उनकी स्थिति सुधार रहे हैं। इसका एक डेटा 2022 के यूपी चुनाव से ही समझ लीजिए। तब 9.8% जनरल मुस्लिम और 9.1% पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। 24 में 400 के पार जाने के लिए मोदी इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार हर चुनावी सभा में मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेंगी। मोदी अपने इसी आउटरीच प्रोग्राम से 24 में अपना वोट बढ़ाते जा रहे हैं, सीटों में इजाफा करते जा रहे हैं। विरोधी मोदी के रोड शो में उमड़ी ऐसी भीड़ को देखकर इसीलिए अभी से घबरा रहे हैं और मोदी को 400 से नीचे लाने के लिए इतना हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? जवाब कुछ आंकड़ों से समझिए। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में हिंदुओं को भुलाकर मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे मैनिफेस्टो का वोटर पर असर नहीं पड़ता। – 2019 के एक सर्वे का डेटा बताता है कि सिर्फ 3% लोगों ने मैनिफेस्टो देखकर अपना वोट दिया था। 37% ने पीएम का चेहरा और 22% ने पार्टी के नाम पर वोट दिया था और जीत मोदी की हुई। यानी इंडी गुट अपने मैनिफेस्टो के दम पर मोदी के नंबर नहीं घटा सकता और ना ही वोट शेयर के मामले में मोदी से आगे निकल सकता है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझिए। 2004 में कांग्रेस को 26.53% वोट मिले, बीजेपी को 22.16% वोट मिले। 2009 में कांग्रेस को 28.5% और बीजेपी को करीब 19% वोट मिले, लेकिन 2014 के बाद पासा पलट गया। 14 में कांग्रेस को 19.5% और बीजेपी को 31% वोट मिले। 19 में कांग्रेस को 19.66% और बीजेपी को 37.69% वोट मिले। यानी 2004 और 2009 की तुलना में बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट शेयर के मामले में बड़ी लीड ले ली। यही पैटर्न सीटों में भी दिखा। 2004 में कांग्रेस को 145, बीजेपी को 138 सीटें मिली। 2009 में कांग्रेस को 206, बीजेपी को 116 सीटें मिली। 2014 में कांग्रेस 44 पर आ गई, बीजेपी 282 तक पहुंच गई। 19 में कांग्रेस 52 पर लुढ़क गई, बीजेपी 303 तक पहुंच गई। लोकसभा का चुनाव अक्सर नेशनल पार्टियों के बीच का गेम है और इस गेम में मोदी 14 के बाद लगातार बढ़ते चले गए, राहुल लगातार पिछड़ते चले गए और 24 में नौबत यह हो रखी है
कि मोदी 400 की ओर अग्रसर हैं, राहुल 30 से भी कम सीटों पर सिकुड़ते दिख रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है। एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। राहुल तुष्टीकरण के चक्कर में अपने मैनिफेस्टो से हिंदू वाला शब्द ही गायब कर चुके हैं। 24 में हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने की बात कह रहे हैं और ऐसा करके वो उल्टे अपनी ही शक्ति कम कर रहे हैं, मोदी की शक्ति बढ़ा रहे हैं। इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है क्या? शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। लग तो ऐसा रहा है कि कांग्रेस जो न्याय पत्र लेकर आई है वो एक तरह से हार का एक्सेप्टेंस है। 24 में कांग्रेस का जीतना मुश्किल है, इसलिए राहुल की पार्टी अभी से हार के बहाने ढूंढ रही है। वो अभी न्याय से काम चला रही है और अगर 24 में हार जाएगी तो न्याय को हटा के वहां अन्याय लिख देगी और ईवीएम कहना शुरू कर देगी। जबकि दूसरी तरफ मोदी हैं जो 24 तो छोड़िए, 29 तो छोड़िए, उससे भी आगे की सोच कर बैठे हैं। पूरा प्लान अभी से प्रिपेयर किए रेडी हैं। आपने मेरा काम देखा है। हर पल देश के नाम, और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है, आपका सपना मोदी का संकल्प है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जयपुर में दिया गया एक बयान उनके लिए भारी पड़ सकता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बयान को लेकर खड़गे पर हमला किया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी ने राजस्थान में आकर कश्मीर और आर्टिकल 370 की बात की थी। राजस्थान के लोगों को कश्मीर से क्या मतलब? इसी पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि राजस्थान समेत पूरे देश को कश्मीर से मतलब है, क्योंकि कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है। राजस्थान के सैकड़ों सैनिकों ने कश्मीर को बचाए रखने के लिए जान दी है, लेकिन ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे समझ नहीं पाएंगे। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। बीजेपी आज 44 साल की हो गई। इस 44 साल में करीब 30 साल बीजेपी विपक्ष में रही। 5 साल के लिए सरकार में आई भी, लेकिन सहयोगी पार्टियों के दम पर। लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से चढ़ा है। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की बहुमत की सरकार है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 10 साल बाद भी बीजेपी जब चुनाव में जा रही है तो उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। 34 साल में जो पार्टी 200 सीट तक पहुंचने में संघर्ष करती रही, वो पहले 272 के पार, फिर 300 के पार गई और अब 400 पार जाने की बात कर रही है। पिछले 10 सालों में ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी की दिशा और दशा बदल दी? देखिए इस रिपोर्ट में। ये झूठों के सरदार हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश
और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहान कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुद्र के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं। मोदी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सेल्फ प्रमोशन करते हैं। मोदी खुद को महान बताते हैं। मोदी झूठों के सरदार। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाते हैं, किसी भी रैली में बोलते हैं तो उनके टारगेट पर न तो केंद्र की सरकार होती है, न एनडीए होती है, न बीजेपी होती है। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, मोदी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली में केजरीवाल, पंजाब में भगवंत मान, यूपी में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में लालू तेजस्वी, तमिलनाडु में स्टालिन, केरल में विजयन, कश्मीर में मुफ्ती अब्दुल्ला, महाराष्ट्र में ठाकरे पवार। आखिर सबने क्यों ठानी है नरेंद्र मोदी से रार? जय मोदी जी। जब मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिस्टर मोदी। दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 4 जून 400 पार। 4 जून 4 जून 4 जून। मोदी का यही दावा विपक्ष को परेशान कर रहा है। मोदी ने इस बार बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट फिक्स किया है और एनडीए को 400 पार ले जाने का दावा वो कर रहे हैं। अब विरोधी खुलकर भले ही ना कहें, लेकिन वो ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। शायद राजस्थान नया इतिहास लिखने जा रहा है। और इसके पीछे है मोदी के दावों का इतिहास और सीटों का कैलकुलेशन। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 272 पार का नारा लगाया था। उस चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें आ गईं। 2019 में मोदी ने बीजेपी के लिए 300 पार और एनडीए के लिए 350 पार का नारा लगाया था। 19 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें आ गईं और एनडीए को 353 सीटें मिली। मोदी ने बड़ा टारगेट सेट किया है। कांग्रेस के सबसे अच्छे दौर में 370 सीटें कांग्रेस ने पंडित नेहरू के वक्त जीती थी और राजीव गांधी ने 400 का टारगेट 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिली सहानुभूति लहर की वजह से हासिल किया था। 370 सीटों तक कभी इंदिरा गांधी भी नहीं पहुंच पाई। इंदिरा ने लोकसभा में मैक्सिमम 352 सीटें हासिल की थी, जो उनको 1971 में मिली थी। राजीव गांधी ने 1984 में 414 सीटें जीती जरूर, लेकिन वो कहानी अलग थी। 84 के चुनाव में राजीव सहानुभूति लहर में जीते थे। राजीव गांधी के अलावा उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ही लोकसभा की 371 सीटों तक पहुंचे थे। वो 1957 का चुनाव था, जिसमें नेहरू के सामने कोई विपक्षी नहीं था। अब बीजेपी इस इतिहास को छूना चाहती है, 370 का टारगेट अचीव करना चाहती है, समर्थक दलों के साथ 400 पार जाना चाहती है। तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है मोदी का चेहरा, मोदी का नाम और मोदी का काम। लोगों को लग रहा है कि मोदी उस वक्त इतिहास बनाने की बात कह रहे हैं जब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे देश के लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मोदी ने यह टारगेट 25 साल पहले ही सेट कर लिया था। 1999 में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर चेन्नई में मोदी ने ऐलान कर दिया था कि 21वीं सदी भारत की होगी और उसे इस मुकाम पर बीजेपी ले जाएगी। 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी 21वें वर्ष में प्रवेश भी कर रही है। हमारी 20 साल की यात्रा हो चुकी है। जब हम नई सदी में प्रवेश करने वाले हैं तब, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने बात करते हुए कहा कि अगली सदी हिंदुस्तान की सदी बने, और अगर यह हमारा मकसद है, अगली हिंदुस्तान की सदी बनाना हम चाहते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हम हिंदुस्तानी रूप में
आने वाले दिनों में उन कौन सी बातों लेके चले ताकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक सपना जो हमारे सामने रहा है कि अगली सदी हिंदुस्तान की सदी बने, उस सदी के सपने को पूरा करने के लिए कौन सी नींव हम डालें। मैं और आप यहां बैठ के अगली सदी का एजेंडा सेट नहीं करते, लेकिन हमारा यह दायित्व है तक गिरा करके ले गए हैं क्या 21वीं सदी में इस राजनीतिक संस्कृति को बचा करके देश को एक नई राजनीतिक संस्कृति की ओर ले जाने का दायित्व हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज चेन्नई जब गए हैं, तब पिछले 51 साल के पिछले 50 साल से जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो एक हाथ परिश्रम करके उस राजनीतिक संस्कृति को बचाने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में वो राजनीतिक संस्कृति हिंदुस्तान राजनीति की मुख्य धारा बने। ये सपना पूरा करना हमारा दायित्व, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। 424 के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी ने ये नंबर अचीव कर लिया तो ये बीजेपी का हाईएस्ट नंबर होगा। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 200 सीट के आगे मोदी लेकर गए। बीजेपी को 300 के पार भी मोदी ने ही पहुंचाया और अब बीजेपी को 400 के पार भी मोदी ही लेकर जा रहे हैं। 2014 में 200 प्लस, 2019 में 300 प्लस और 2024 में 400 प्लस, जो कभी नामुमकिन लगता था उसे मोदी मुमकिन कर रहे हैं। मोदी 400 की जो बात बार बार कह रहे हैं उसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। देश में इस वक्त 6 नेशनल पार्टीज हैं, एक बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी, चौथी बहुजन समाज पार्टी, पांचवी सीपीएम और छठी नेशनल पीपल्स पार्टी। 2014 के बाद से अगर बीजेपी को छोड़ दें तो हर पार्टी का ग्राफ या तो नीचे की तरफ जा रहा है या उसमें बहुत फर्क नहीं आ रहा। यहाँ पर हम 3 पार्टियों की बात करेंगे। एक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, तीसरी सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी। अगर 2014 और 2019 के नतीजों को देखें, 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती, कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 21 सीटें ज्यादा जीतकर अपना नंबर 303 पर पहुंचा दिया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों का ही फायदा हुआ, वो 52 सीटों तक पहुंच पाई। आम आदमी पार्टी की सीटें घटकर सिर्फ 1 रह गई। और इन दोनों चुनावों का सबसे बड़ा फैक्टर थे मोदी, बीजेपी के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए भी। आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। मोदी के खिलाफ न तो एंटी इनकम्बेंसी है, न ही उनका करिश्मा कम हुआ है, उल्टा ये और बढ़ गया है। विपक्ष की चिंता इसी बात को लेकर है, इसीलिए मोदी पर हमले तेज हो गए हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है। हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। अब मुझे उसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। मैंने ये किया, मैंने आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, अब मोदी क्या कर रहे हैं? उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुद्र के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं।
तो यही दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है। ये सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है, अपने अनुभव में दिख रहा है, सिर्फ आपके संघर्ष आप पहचान रहे हैं, इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रहे। जयपुर में कांग्रेस नेता अपना न्याय पत्र जनता को बताने के लिए आए थे। कांग्रेस के नेता बार बार महंगाई, बेरोजगारी का इशू उठाकर जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस चुनाव में नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है कि मोदी अमीरों का काम करते हैं, देश के लोगों की नहीं सोचते, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। यही बात कांग्रेस ने 2019 में कही थी, उसके बाद हुए कई असेंबली इलेक्शंस में कही थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। 2014 में कांग्रेस को लगा कि मोदी की जीत उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। 2019 में कांग्रेस को लगा कि मोदी से नाराजगी उन्हें जीत दिला देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2024 में कांग्रेस मोदी के डिक्टेटर होने वाले नैरेटिव से आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन बीजेपी के पास कांग्रेस के हर आरोप का जवाब है। बीजेपी लोगों को बता रही है कि मोदी के आने के बाद क्या बदला। जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं। 2014 की हार के बाद कांग्रेस को लगा था कि ये सिर्फ एक चुनाव की बात है, उसे इतिहास पर भरोसा था। कांग्रेस के नेता 2019 में भी बार बार 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी की हार का जिक्र करते रहे, लेकिन मोदी बाजी मार गए। कांग्रेस को यह अंदाजा ही नहीं लग रहा कि बीजेपी बदल गई है, ये मोदी की बीजेपी है। वक्त बदल चुका है। जो पार्टी कभी 2 सांसदों वाली पार्टी थी, वो 400 तक जा रही है। जो पार्टी कभी 400 सांसदों वाली पार्टी थी, वो घटकर 40 तक आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी का ग्राफ एकदम उल्टा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जनरेशन चेंज हुआ। बीजेपी में अटल और आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान है। जनरेशन चेंज कांग्रेस में भी हुआ। राजीव और सोनिया के बाद उनके बेटे राहुल गांधी पार्टी चला रहे हैं। जो लोग पूछते हैं कि क्यों मोदी को नहीं हराया जा सकता और राहुल से ये काम क्यों नहीं हो सकता, उनको ये नंबर देख लेना चाहिए। अगर गौर से देखें तो अपनी स्थापना से लेकर अब तक बीजेपी का जो ग्राफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहा है, वो पहले कभी नहीं रहा। मोदी के नेशनल सिनेरियो में आने से पहले बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें 1998 और 1999 में हासिल की। अटल, आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के रहते बीजेपी का नंबर 182 तक ही पहुंच सका, लेकिन मोदी ने बीजेपी को पहले 272 पार, फिर 300 पार पहुंचाया और अब 400 की बारी है। ये करिश्मा मोदी ने कैसे किया, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था। ब्राह्मण पीएम फेस की वजह से पिछड़े, आदिवासी, दलित वोटर खुद को पार्टी से एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे। मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी दलित, आदिवासी, ओबीसी सबकी पार्टी बन गई। चुनाव के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। सीएसडीएस के मुताबिक पिछले 35 साल में बीजेपी का वोट 13 गुना बढ़ गया।